नमस्कार दोस्तों। हम और आप, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में, सार्वजनिक मंच से अक्सर एक नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उस नारे में उन्होंने एक और चीज जोड़ी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन आज यह सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ नारा है? क्या उनके इस नारे में वाकई सबका विश्वास है या ये सिर्फ एक जुमला है? आज के द टेलीग्राफ अखबार की हेडलाइन और पहली स्टोरी, लीड स्टोरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। टेलीग्राफ कोलकाता का अखबार है, बुलंद हौसलों वाला अखबार। जब ऐसे दौर में ज्यादातर मीडिया के लोग, बड़े बड़े घराने, चैनल्स और अखबार मोदी की सत्ता के सामने रेंगने और लोटने में लगे, तब टेलीग्राफ अपनी रीढ़ दिखाता है और ऐसी सुर्खियां लगाता है जो लगता है दरअसल पत्रकारिता के मायने टेलीग्राफ ही बताता है। आज की हेडलाइन क्या है दोस्तों, और उसके बाद आगे इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूं। यह बात जो होती है फ्रिंज एलिमेंट की, दरअसल फ्रिंज एलिमेंट सिर्फ वो दो मोहरे थे जिन्हें निकाला बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी में कहां कहां फ्रिंज एलिमेंट है आगे वीडियो में बताऊंगा। और यह भी कि आखिर मोदी सरकार को क्यों झुकना पड़ा छोटे छोटे देशों के सामने, उनकी हैसियत क्यों हुई कि हमारे राजदूतों को बुलाकर हड़का रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। भारत जैसा देश, 125 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक, आज छोटे छोटे मुल्कों के सामने सफाई पेश करने की स्थिति में क्यों है? लेकिन सबसे पहले उस हेडलाइन की बात जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, द टेलीग्राफ के सौजन्य से, सबका साथ सबका फ्रिंज एलिमेंट बयान आपने भारत सरकार की तरफ से जो राजदूतों की तरफ से दिया गया है उसी को शामिल करते हो शब्द को, सबका साथ सबका फ्रिंज, सबका विश्वास इसमें नहीं, सबका फ्रिंज। और उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा है गौर से सुनिए, और बताने जा रहा हूं कि अखबारों में ऐसे वक्त में क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है और मीडिया की भूमिका क्या है। तो इसमें नीचे द टेलीग्राफ ने लिखा है, इस हेडलाइन के नीचे गौर से सुनिए। ऑन संडे फॉलोइंग द आउटरीच इन वेस्ट एशिया, द इंडियन एम्बेसी इन कतर सेड द इंडियन एम्बेसडर हैड कन्वेड टू द Qatari Foreign Office that the offensive tweets by individuals in India do not reflect the views of the government of India and added that these are the views of fringe elements। मतलब वही लिखा है जो हुआ कि कतर के विदेश मंत्रालय को इंडियन एम्बेसी ने कहा कि ये जो ट्वीट्स हैं ये इंडिविजुअल हैं इंडिया में किसी के, और ये भारत सरकार के व्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। दीज आर द व्यूज ऑफ फ्रिंज एलिमेंट्स, ये फ्रिंज एलिमेंट्स के व्यूज हैं। लेकिन नीचे जो लाइन टेलीग्राफ ने लिखी है वो बहुत मारक है, गौर से सुनिए। उसके बाद टेलीग्राफ ने क्या लिखा है, इवेंचुअली द इंडियन एम्बेसी इज आउट ऑफ टच विथ व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन इंडिया, हियर इज ए रिमाइंडर। मतलब इंडियन एम्बेसी आउट ऑफ टच है कि इंडिया में क्या हो रहा है, और हियर इज ए रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या है, नीचे प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर है बड़ी सी, वो तस्वीर जो कल प्रधानमंत्री मोदी एक वित्त मंत्रालय के कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम से मोदी जी की तस्वीर है, भौचक से, औचक भौचक। और उसके नीचे 4 बयान है, वो अहम बयान जिसका जिक्र बीते 3 दिनों में मैंने अपने वीडियो में भी कई बार किया है, लेकिन टेलीग्राफ ने उन्हीं बयानों का जिक्र किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बयान है, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी के बयान है, और ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान है। क्या बयान है स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी का वो चर्चित और कुख्यात बयान। 2017 फरवरी एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था, गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए, रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान कहते हुए कहां पर निशाना साधा था, कौन उनके टारगेट पर था, आप समझ सकते हैं। बहुत चर्चित बयान है 2017 के चुनाव के पहले। दूसरा एक और बयान प्रधानमंत्री का, यह भी टेलीग्राफ ने आज छापा है, और इसलिए टेलीग्राफ लिख रहा है सबका साथ सबका फ्रिंज। और यह क्या बयान है दूसरा, जो आग लगा रहे हैं टीवी पर, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं वो कपड़ों से पता चल जाता है।
साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आग लगाने वाले लोग हैं, जो दंगाई हैं, कपड़ों से जो पहचाने जा रहे हैं, वो एक धर्म के हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा था दिसंबर 2019 झारखंड के एक रैली में। दूसरा बयान प्रधानमंत्री का। उसके बाद नीचे योगी आदित्यनाथ का एक और बयान जिसका जिक्र टेलीग्राफ ने किया, और मैं टेलीग्राफ के संपादकों को, पूरी टीम को सैल्यूट करूंगा कि कम से कम ऐसे दौर में रीढ़ की हड्डी सीधी करके ये सवाल तो या आईना तो दिखाता उस सत्ता को, जिस सत्ता को लगता है कि उसके सामने लेटना बड़े बड़े मीडिया हाउस की मजबूरी है। आगे क्या लिखता है द टेलीग्राफ? योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है, हो चुकी है। वही चर्चित और कुख्यात बयान इस बार यूपी चुनाव के पहले, 80 बनाम 20, 80% बनाम 20% मुस्लिम। योगी ने हिंदू मुस्लिम करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कुछ और की थी, लेकिन 80 बनाम 20 सीधे सीधे हिंदू बनाम मुस्लिम। इससे कुख्यात बयान क्या हो सकता है? संविधान की शपथ लेने वाला एक मुख्यमंत्री अपनी रैलियों में ऐसी बातें करता। इसलिए टेलीग्राफ ने हेडिंग लगाया, सबका साथ सबका फ्रिंज। मतलब फ्रिंज कौन है, अब यह तय करना पड़ेगा। टेलीग्राफ दरअसल यही कह रहा है। एक और बयान है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर, जनवरी 2020 चुनावी रैली दिल्ली में। टेलीग्राफ इसका भी जिक्र किया, इसका मैंने आज सुबह, कल, परसों, तीनों दिन के वीडियो में किया। लेकिन केंद्रीय मंत्री अगर मन से कहता है गोली मारो सालों को, इसका मतलब आप समझ सकते हैं किसको गोली मारने की बात कर रहा है। और उस वक्त ऐसी कई रैलियां दिल्ली में निकल रही थी। एक कुख्यात कपिल मिश्रा सरेआम लोगों को लेकर जत्थे के साथ मशाल जुलूस निकाल रहे थे, गोली मारो सालों को। और गोली मारो सालों के नारे का मतलब, और उसी नारे के बाद, अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद, दिल्ली में शाहीन बाग में एक शख्स पिस्तौल लेकर पहुंच भी गया। खैर, द टेलीग्राफ ने विस्तार से छापा है, आईना दिखाया है उस सत्ता को जो मोदी की सत्ता है। और उसके बगल में द टेलीग्राफ की एक स्टोरी है जिसमें नथिंग शॉक्स दिस स्ट्रॉन्ग एक्शन डज। मतलब कुछ चौंकाता नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर चौंकाता है। और साथ में रिपरकशन, जो जितने देशों में इस पैगंबर पर जो बयान दिए गए, विवादास्पद बयान और ट्वीट्स, उसको लेकर जो प्रतिक्रिया हुई है, उनमें उन देशों का नाम है कतर, कुवैत, ईरान, ओमान, सऊदी अरबिया, बहरीन, इंडोनेशिया, जॉर्डन, यूएई, पाकिस्तान, मालदीव्स, अफगानिस्तान। मैं बार बार कहूंगा कि पाकिस्तान को आप कह सकते हो दुश्मन देश है, अफगानिस्तान को कह सकते हो वहां तालिबान है, लेकिन 12-13 वो मुल्क जिनसे भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जिसमें यूएई भी है, जिसमें इंडोनेशिया भी है, जिसमें मालदीव भी है, जिसमें वो मुल्क हैं जहां से भारत के व्यावसायिक रिश्ते हैं, वो भी आगे बताऊंगा। क्यों मोदी को झुकना पड़ा, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खाड़ी देशों में, छोटे छोटे देश, हमारे यहां जितने बड़े बड़े प्रदेश हैं, उनकी आबादी और उनकी चौहद्दी के हिसाब से छोटे छोटे देश हमारे राजदूत को बुलाकर और कह रहे हैं माफी मांगिए, भारत सरकार सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। और हमारे राजदूत जा रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं, उनके दरबार में जा रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? और सिर्फ ये कहना कि फ्रिंज एलिमेंट है, तो टेलीग्राफ यही कह रहा है कि उन राजदूत को, उनको शायद पता नहीं कि भारत में क्या हो रहा है और कौन फ्रिंज है। हियर इज ए रिमाइंडर। और उसमें बयान प्रधानमंत्री मोदी, योगी और केंद्रीय मंत्री का। ये तो द टेलीग्राफ की आज की स्टोरी है। और उसके बाद टेलीग्राफ ने बताया है कि क्या क्या दुनिया के देशों में हो रहा है। लेकिन आज ही एक और दिलचस्प, अहम और जरूरी संपादकीय है टाइम्स ऑफ इंडिया में। शायद इसका जिक्र किसी वीडियो में कोई करे या ना करे, और उसका मतलब है, उसकी अहमियत है अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा संपादकीय लिखता है। स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय के हिस्से, हेडिंग क्या है सामने मेरे है, नुपुर, नवीन एंड अस। नुपुर, नवीन और हम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की हेडिंग है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ही वो संस्थान है, वो ग्रुप है जिसका टाइम्स नाउ चैनल है। और टाइम्स नाउ ही वो चैनल है जिसकी प्रमुख नबिका कुमार है। और नबिका कुमार ही वो एंकर हैं जिनके मौजूदगी में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक बयान दिया। और नबिका कुमार ही वो एडिटर इन चीफ है जिनके शो में ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जाते हैं। और नबिका कुमार का ही वो शो है, और शो था जिसे ट्विटर से और यूट्यूब से डिलीट किया गया। और नुपुर शर्मा को ऐसा बोलने दिया गया, एंकर को चुप कराना चाहिए था, एंकर को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, एंकर को वहीं रोककर उसे ऑफ एयर करना चाहिए था, चैनल के संपादक के तौर पर वहीं माफी मांगनी चाहिए थी, अपनी भूल सुधारने का एक मौका था, चैनल को नहीं किया। लेकिन उसी चैनल के मालिकों का एक अखबार ये लिखता है, एक तरफ चित भी मेरी, पट भी मेरी। लेकिन फिलहाल इसको सुनिए।
नुपुर नवीन एनएस, उसके नीचे क्या लिखा हुआ, प्लीज नोट एग्रेसिव राइट विंग पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो कॉस्ट दोज हु बेनिफिट फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? इस संपादकीय के कुछ हिस्से को मैं हिंदी में बता रहा हूं, गौर से सुनिए। इसका मतलब हुआ, नोट कर लीजिए, आक्रामक राइट विंग राजनीति उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है जिन्हें इससे इस सबसे अधिक फायदा होता है। यह हिंदी है, बाकी इस संपादकीय का हिंदी संक्षिप्त में मैं हिंदी तर्जुमा आपको सुना रहा हूं, यह समझिए। मैंने कहा कि क्यों समझना जरूरी है। विनीत जैन इस अखबार के मालिक हैं। विनीत जैन के पास वो अधिकार है, विनीत जैन, समीर जैन के पास, टाइम्स मैनेजमेंट के पास, कि अपने संपादकों पर लगाम लगाए, क्योंकि उनके संपादक फ्रिंज एलिमेंट से कम नहीं है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया तो अच्छा एडिटोरियल लिखता है, तो यह देखना पड़ेगा आज के एडिटोरियल में क्या लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। अरब देशों में पैगंबर के बयान पर बवाल के बाद बीजेपी को अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, जो ट्विटर पर लंबे समय से इसी रूप में जाने जाते थे। हालत ऐसी हो गई कि विदेश मंत्रालय को बीजेपी के प्रवक्ताओं को ही फ्रिंज एलिमेंट कहना पड़ा। यह सब अचानक नहीं हुआ है, न सिर्फ टीवी डिबेट से हुआ, न ही एक अनएक्सेप्टेबल ट्वीट से ऐसी स्थिति पैदा हुई। बीते काफी समय से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। हिंदूवादियों की तरफ से आक्रामक तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, और खास बात यह है कि बीजेपी लीडरशिप की तरफ से या सरकार की तरफ से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया का अंग्रेजी में लिखा संपादकीय है, जिसको मैंने हिंदी में तर्जुमा किया, थोड़ा संक्षिप्त किया है, उसमें विस्तार से है, थोड़ा इसमें संक्षिप्त है। इसी वजह से दक्षिणपंथी जमात को ऑक्सीजन मिलता है, और कई सरकारी एजेंसियां भी इनके प्रति न्यूट्रल होकर कार्रवाई करने से बचती हैं। साफ साफ टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, जो हम सब लोग लगातार बोलते हैं उसी में है। घरों को बुलडोज करना, कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स पर राजद्रोह के मुकदमे ठोकना, नॉनवेज बेचने वाले हॉकर्स को हटाना, हलाल झटका विवाद पैदा करना, नमाज की जगह लेकर हंगामा करना, यह सब लगातार हो रहा है। और होते हुए लोअर कोर्ट द्वारा मस्जिद में मंदिर की याचिका को स्वीकार किया जाना, यह सब ऐसी घटना है और इस पर सरकार का ऐसा रिस्पॉन्स है कि टीवी और ट्विटर पर सक्रिय लाउड माउथ दक्षिणपंथियों को बढ़ावा मिलता है, बड़बोले दक्षिणपंथियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए सिर्फ नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल पर कार्रवाई काफी नहीं है। अगर बीजेपी और सरकार वाकई कोर्स करेक्शन करना चाहती है और सीरियस है, तो उन्हें टॉप लेवल से यह सिग्नल देना होगा कि यह सब किसी सूरत में मंजूर नहीं। यही तो हम सब लोग लगातार महीनों से कर रहे हैं। बीते 30-35 दिनों के भीतर कम से कम 15 वीडियो में यही बात हमने कही है, और लगातार मैं कह रहा हूं, टॉप पर बैठे मोदी और शाह अगर तय कर ले कि कोई ऐसा बस जुबानी नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा, कोई किसी धर्म को टारगेट करते हुए अपमानजनक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है। और मैं अगर थोड़ा आगे बढ़कर बोलूं, मोदी और शाह की सत्ता में किसी की औकात नहीं है। बड़े बड़े मंत्री चुप हो जाएंगे। सिर्फ एक बार कहें तो सही कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे तुम बयान दो, लेकिन बार बार उस मुहावरे का जिक्र हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और जब प्रधानमंत्री और अमित शाह ऐसी बातें कर देते हैं, इस टेलीग्राफ में उस बयान का जिक्र नहीं है जो अमित शाह का बयान बाहरी दिल्ली में, यहां वोट इतनी जोर से दबाना ईवीएम पर कि शाहीन बाग को करंट लगे। बहरहाल ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये संपादकीय है। एक और छोटा सा संपादकीय मैं बताते हुए उसके बाद अरब देशों की अहमियत और मोदी के झुकने की वजह उस पर आऊंगा। एक छोटा सा संपादकीय और, हालांकि फिर मुझे ध्यान आया कि कल के टेलीग्राफ का जिक्र करना मैं भूल गया था। कल के टेलीग्राफ ने भी ऐसे ही कुछ लिखा था, डिड यू नो दिस, और उसके बाद टेलीग्राफ ने यह किया, द भारतीय जनता पार्टी रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन, जो बीजेपी की प्रेस रिलीज थी परसों की, जिसमें बीजेपी ने यह सब कहा था, वो सब प्रेस नोट के कुछ मुद्दे को, कुछ जो हाइलाइट्स हैं उसको यहां हाईलाइट किया और लिखा, डिड यू नो दिस, क्या आप जानते हैं कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है? क्या आप जानते हैं बीजेपी किसी भी रिलीजियस पर्सनालिटी के अपमान से अपने को दूर रखती है? क्या आप जानते हैं कि बीजेपी किसी इस तरह के विचार के खिलाफ है? क्या आप जानते हैं कि बीजेपी की राय? मोटे तौर पर यही टेलीग्राफ ने कहा था, जो बीजेपी ने अपने प्रेस रिलीज में अपनी सफाई में कहा, उसी को कहा। क्या आप बीजेपी के बारे में जानते हैं? और नीचे एक पट्टी है द टेलीग्राफ की, क्विज, हु लीक द स्टेट सीक्रेट्स एवब, मतलब ये जो सीक्रेट है ये किसने लीक किया? क्योंकि बीजेपी बयान ऐसा दे रही है, लेकिन बीजेपी ऐसा मानती है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, तो इसलिए कहा क्विज,
हु लीक द स्टेट सीक्रेट्स एवं, ये जो सीक्रेट है ये किसने लीक किया? दिलचस्प बात क्या है, मोदी की तस्वीर है, कट मार्क है, मतलब इन्होंने तो लीक किया नहीं। अमित शाह की तस्वीर है, कट मार्क है, इन्होंने लीक तो किया नहीं। बगल में अरुण सिंह, फोटो नहीं लगा हुआ है लेकिन नेशनल जनरल सेक्रेटरी लिखो, मतलब उन्होंने लीक कर दिया होगा, क्योंकि अरुण सिंह ने ही वो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। तो टेलीग्राफ ने सीधे सीधे कहा कि प्रेस विज्ञप्ति में जो बात बीजेपी ने कहा उससे बीजेपी के किए का अंतर है, कथनी और करनी में फर्क है। ये टेलीग्राफ की थी। और जो मैंने कहा कि एक्सप्रेस का संपादकीय कल बहुत मायने रखता था, कल जिक्र नहीं किया, लेकिन एक्सप्रेस ने भी बहुत मजबूती के साथ कल लिखा था, बीजेपी को दो प्रवक्ताओं की तरफ से नेशनल चैनल पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह की हेट स्पीच दी गई वो अचानक नहीं हुआ है। पहले 2014 फिर 2019 की चुनावी जीत के बाद इसका हिंदी अनुवाद मैंने किया एक्सप्रेस के संपादकीय का, इंडियन एक्सप्रेस के। और एक्सप्रेस ऐसा स्टैंड अक्सर लेता रहता है, उसकी तारीफ करूंगा मैं। हिंदी अखबारों से तो ऐसी उम्मीद बेमानी है। चुनावी जीत के बाद पार्टी एक्टिविस्ट आए दिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हरकतें करते रहते हैं और उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस काम के लिए उन्हें फ्री हैंड मिला हुआ है। पीएम मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ऐसे मौकों पर चुप्पी साधे रहते हैं। यही वजह है कि धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों को मारने की बात की जाती है या भगवाधारी हिंदू राष्ट्र की बातें की जाती है। ऐसी हरकत करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती, उनका हौसला बढ़ता रहता है। और यह बात सही है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मरने मारने की बात करने वाले लोग दिल्ली में शपथ ले रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए मरना और मारना है, बलिदान देना और बलिदान लेना है, जो भी उसके रास्ते में आएगा, हिंदू राष्ट्र बनाने और बनाए रखने के लिए शपथ दिलवा रहा था एक सुदर्शन टीवी चैनल का मालिक संपादक, जो नफरती पुतले के सिवा कुछ नहीं है। और वो संपादक जब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई तो दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। पहली बार दोबारा दिल्ली पुलिस ने, जिसको कहते थूक फेंक कर चाटना, दोबारा दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने आपत्तिजनक बयान दिया तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने इस हलफनामे को फिर से पढ़ो, देखो, बिना किसी ठीक ठाक जांच के तो नहीं आपने हलफनामा दिया। लेकिन वही सुदर्शन टीवी का संपादक फिर अंबाला में इसी तरह की सभा करता है और बीजेपी का एक स्थानीय अंबाला का विधायक, नाम मुझे अगर याद है, असीम गोयल, वो भी शपथ ले रहे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मरने मारने बलिदान देने और करने की। तो ये कौन लोग हैं और ये कैसे हो रहा है? एक्सप्रेस यही संपादकीय में लिखते हुए ये सब कह रहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई भी इसलिए हुई क्योंकि अरब देशों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारत से उनके रिश्ते पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर वो रिश्ते जो खुद प्रधानमंत्री ने मोदी ने बनाए हैं। यहां तक कि सरकारी दौरे पर गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के लिए भी असहज स्थिति पैदा हो गई। तो एक्सप्रेस ने यह भी लिखा, दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। भले ही बीजेपी को उनके वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को यह भरोसा देना चाहिए कि सरकार सभी धर्मों के लोगों के लिए है। किसी भी सूरत में रूलिंग पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। यह देश के हित के खिलाफ। ये इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में लिखा। आज एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर विस्तार से खबर लिखी जिसमें एक्सप्रेस ने बताया है कि कैसे खाड़ी देशों में जो विरोध हुआ और उस विरोध से कैसे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था कि बीजेपी के दो प्रवक्ताओं से दूरी बनाए और कहे कि उनकी इंडिविजुअल राय है और वो फ्रिंज एलिमेंट है। ये मजबूरी है क्योंकि खाड़ी देश और खाड़ी देशों से भारत को रिश्ता रखना जरूरी है। आज एक्सप्रेस ने यही सब विस्तार से लिखा है और यह भी बताया है, जो मैंने बार बार पहले बताया, कल के वीडियो में भी, परसों के वीडियो में भी, तबलीगी जमात के वक्त भी ऐसा ही हुआ था जब खाड़ी देशों की तरफ से विरोध की आवाज़ आई थी और भारत सरकार को पीएमओ को सफाई देनी पड़ी थी। तब भी ऐसा ही हुआ था जब तेजस्वी सूर्या, जो बीजेपी के सांसद हैं बेंगलुरु से, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपत्तिजनक कोई ट्वीट किया था, वो ट्वीट वायरल हुआ, तब भी भारत सरकार को सफाई देनी पड़ी, राजदूतों को सफाई देनी पड़ी और पीएमओ की तरफ से लिखा गया सफाई में ट्विटर पर और तेजस्वी सूर्या को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो कोई पहली बार नहीं हुआ। उसका जिक्र एक्सप्रेस ने विस्तार से किया है। और उसके बाद यूएई की अहमियत कि यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। करीब 30-35 लाख भारतीय वहां रहते हैं और दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यूएई है। इसलिए यूएई से रिश्ता मायने रखता है, ऐसे मालदीव और इंडोनेशिया से भी। और आप जानते हैं खाड़ी देशों से भारत के रिश्ते और खाड़ी देशों में भारतीयों की मौजूदगी और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय
अरबों डॉलर कमाकर भारत भेजते हैं और उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना फर्क पड़ता है। कई आंकड़े लगातार, हो सकता है कुछ आंकड़े आप तक पहुंच रहे होंगे, छोटी सी जानकारी ऐड करता हूं। यह मामूली बात नहीं है कि मोदी की पार्टी 2 प्रवक्ताओं को निकाल दे। खबर सुबह के वीडियो में मैंने बताया कि 37 ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उनकी लिस्ट बनाए, जो नफरती बयान देते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, और उसके बाद उन्हें नसीहत दे। अभी खबर आई है कि यूपी में, एक और खबर देख रहा हूं कि यूपी में प्रवक्ता, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हें कानपुर के मामले पर बयान देने से रोक लगाई गई है। उन्हें कहा गया है कि किसी भी धर्म का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी प्रवक्ता डिबेट और मीडिया में क्या बयान दें, ये पार्टी तय करेगी। हर दिन मुद्दे पर चर्चा होगी। पार्टी इस लाइन पर आधिकारिक पक्ष रखने के लिए एक लाइन तय करेगी। सभी प्रवक्ताओं को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। सभी प्रवक्ताओं को वही बयान मीडिया, डिबेट या बाकी प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं वाले पोस्ट से नेता बचें। ये आज यूपी में भी जो वहां प्रवक्ता हैं यूपी के, उन्हें यह कहा गया है। और बाकी लिस्ट बनाकर 27 नेताओं को नसीहत दी गई है। उन नेताओं के नाम मैंने सुबह के वीडियो में डाले विस्तार से। उनके पहले के क्या बयान हैं, पहले किस तरह से जहर बोते रहे। जहर के पुतले हैं, नफरत के पुतले हैं। संविधान में उन्हें यकीन नहीं। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिस राष्ट्र में उनके हिसाब से या तो मुसलमान डर कर, सहम कर, 2 दर्जे के नागरिक होकर रहे, चुपचाप सुनते रहे, उनकी मस्जिदें गिरा दी जाए, उनकी मस्जिदों में मंदिर तलाशी जाए, शिवलिंग तलाशे जाए और वो चुपचाप सुनते सहते रहे। ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बयानों पर सुना है कि बीजेपी को ऐतराज हुआ है, सुना है, लेकिन अभी देखना बाकी है कि ये जो ऐतराज है, ये जो खाड़ी देशों से आवाज बुलंद हुई है नाराजगी की, क्या चंद दिनों की बात है या चलने वाला है। बहरहाल वापस लौटता हूं। खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख मिडिल ईस्ट में भारतीय रहते हैं, जिसमें अकेले यूएई में लगभग 35 लाख हैं। और भारत में इनके द्वारा भेजी गई जो रकम है भारत के लिए बहुत मायने रखती है। वर्ल्ड बैंक का एक आंकड़ा है जिसके मुताबिक पिछले साल विदेशों में बसे भारतीयों ने करीब 37 अरब डॉलर भारत भेजा था। इनमें खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों का योगदान लगभग 45% है। और किस देश में कितने भारतीय रहते हैं, एक आंकड़ा मैं ग्राफिक्स नवभारत टाइम्स के सौजन्य से उनके उस पर देखा मैंने वेबसाइट पर, वो मैं डाल रहा हूँ। यूएई में लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं। यूएई की आबादी की 1/3, गौर करिएगा, यूएई की आबादी की 1/3 लगभग 34% वहां इंडियन है। सऊदी अरब में लगभग 26 लाख, कुवैत में लगभग 10.5 लाख, ओमान में लगभग 8 लाख, कतर में लगभग 7.5 लाख, बहरीन में लगभग 3.5 लाख। ऐसे ही इन देशों में भारतीय रहते हैं। यूएई भारत का तीसरा बड़ा कारोबारी साझेदार है, जहां से भारत के रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। तेल, खाड़ी देशों पर भारत तेल के लिए निर्भर करता है। 50% से ज्यादा तेल भारत खाड़ी देशों से मंगाता है। ऊर्जा के मामले में अकेले सऊदी अरब से करीब 18% कच्चा तेल और 30% एलपीजी यूएई से भारत मंगाता है। और खाड़ी देशों की बात करेंगे, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, यूएई, और ये सारे मुल्क, इन सारे देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर ऐतराज जताया। इनमें कतर भी शामिल है, जिसने सबसे पहले शुरुआत की और सबसे पहले कहा कि भारत सरकार को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। इसमें 2020-21 में भारत ने 90 अरब डॉलर का व्यापार किया था। इसके अलावा भारत को फॉरेन रिजर्व का बड़ा हिस्सा यहीं से मिलता है। एक ग्राफिक्स है दैनिक भास्कर के हवाले से, वो भी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इन देशों से भारत में भेजा जाता है सबसे ज्यादा धन। उसमें जो यूएई नंबर 1 पर है लगभग 27%, अमेरिका 23%। अमेरिका वर्ल्ड पावर, वहां से जितना पैसा भारत आता है, जो भारतीय वहां रहते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं और यहां भेजते हैं, उससे ज्यादा यूएई से आता है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब 11.6%, कतर 6.5%, कुवैत 5.5%, ओमान 3%। ये एक ग्राफिक्स है। तो ये इससे आपको ये पता चलेगा कि भारत के लिए खाड़ी देश कितने मायने रखते हैं और कैसे वहां से जो खाड़ी देशों में रहने वाले लोग जो भारत में वहां से पैसे भेजते हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उनका योगदान है, उससे कैसे फर्क पड़ता है। और इसी तरह से खाड़ी देशों का लगभग 60% भारत
जो तेल मंगाता है बाहर से, उसमें से लगभग 60% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। और इसलिए भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है खाड़ी देशों से रिश्ता, और इस रिश्ते को बनाए रखने, मजबूत करने में मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है। 2014 के पहले भी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर दुबई, यूएई और बाकी जो देश हैं वहाँ अच्छे रिश्ते बनाए, उनकी यात्राएं हुई। वो यहाँ तक कि वहाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, शेखों के मुल्क में मंदिर बना रहे हैं, चैन से रह रहे हैं और वहाँ कारोबार कर रहे हैं, और वहाँ की नामचीन हस्तियाँ हैं। दुबई से भारत का रिश्ता हम सब जानते हैं, फिल्म का, बॉलीवुड का। कई बार लगता नहीं है कि आप किसी इस्लामिक मुल्क में, लेकिन उनकी भावनाएं आहत हुई क्योंकि पैगंबर के बारे में ऐसे बयान दिए गए। और इसका एक बैकग्राउंड है, यही सारे अखबारों के संपादकीय में है कि अचानक नहीं हुआ, कि 8 सालों से धीरे धीरे होता रहा। हर चुनाव के समय जोर पकड़ता है और उसके बाद जब एक बार जुबान खुलती है, कोई नियंत्रण नहीं होता है, ऊपर बैठे लोगों की तरफ से कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता है, कोई संदेश नहीं होता है, तो वो बेलगाम होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। वही हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि अगर भारत सरकार को सफाई देनी पड़ी, अगर राजदूतों को बयान देकर कहना पड़ा कि ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, जो सरकार की नीति और सरकार के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी भूमिका अधिकृत तौर पर, उन्हीं अधिकृत प्रवक्ताओं को अगर निकाल कर और भारत सरकार के नुमाइंदों को कहना पड़ा विदेश में कि फ्रिंज एलिमेंट हैं, जिसका मतलब कुछ लंपट तत्व, शरारती तत्व, छुट भइये तत्व, ना जाने क्या क्या होता है। बहुत तरह से मैं डिक्शनरी में मतलब देख रहा था, फ्रिंज का मतलब क्या होता है। तो ऐसे तत्व घोषित कर दिए गए, लेकिन क्या यहां से कोई नया रास्ता खुलेगा? यहां से कोई उम्मीद की किरण जगेगी? यहां से ऐसा लगेगा कि आने वाले दिनों में भाजपा के, राइट विंग के वो प्रवक्ता जो बेलगाम होकर ऐसे ऐसे बयान देते रहे, जो देश में माहौल खराब करते रहे, क्या उनकी जुबान पर कंट्रोल लगेगा? क्या उनकी जुबान पर नियंत्रण होगा? ये तब होगा जब प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा चाहेंगे। और अगर ये तीनों चाहेंगे तो मैंने जैसा पहले कहा, किसी की हैसियत नहीं कि नुपुर शर्मा बन जाए, किसी की हैसियत नहीं कि नवीन जिंदल बन जाए, और किसी की हैसियत नहीं कि वो 38-37 नेताओं के लिस्ट में शुमार हो जाए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी उम्मीद के साथ। नमस्कार।